हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल O2 एंड डिजिटल एजुकेशन पर। मैं संदीप नागर, आपका फिजिक्स टीचर, और आज हम शुरू करेंगे 12th क्लास चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का टॉपिक कूलॉम्स लॉ। क्योंकि बच्चों कल हमने पढ़ा था चार्ज के बारे में, हमने चार्ज के इंट्रोडक्शन के बारे में वहाँ सीखा था। हमने ये देखा था कि कोई इंसुलेटेड बॉडी है वो किस टाइप से चार्ज होती है। हमने काइंड्स ऑफ चार्ज के बारे में सीखा था। हमने वहाँ पे कंपेयर डिफरेंसेस जो हमने देखा था चार्जेस और मास में, वो हमने कल अपने लेक्चर में पढ़ा था। और आज हम अपने लेक्चर में हम पढ़ेंगे कूलॉम्स लॉ। बेटा कूलॉम्स लॉ, जैसा कि आप यहाँ नोट्सों में देख सकते हैं बच्चे, कि कूलॉम्स लॉ स्टेट्स दैट the force of attraction or repulsion between two stationary point charge। बेसिकली कूलॉम्स लॉ क्या है? कूलॉम्स लॉ टू पॉइंट चार्ज के बीच के इंटरेक्शंस को बताता है कि अगर दो पॉइंट चार्ज हैं तो उनके बीच का इंटरेक्शंस क्या होगा। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं। कूलॉम्स ने बताया कि अगर हमारे पास दो स्टेशनरी चार्ज ऑब्जेक्ट हैं Q1 और Q2, इन दोनों चार्ज ऑब्जेक्ट के बीच की जो डिस्टेंस है वो अगर r है तो अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में जो अप्लाई होने वाला फोर्स है, चाहे वो अट्रैक्शन का हो या फिर वो रिपल्सन का हो, क्योंकि वो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव कुछ भी हो सकता है बेटा, वो डिपेंड करता है Q1 और Q2 हमारे चार्जेस पर, कि अगर Q1 Q2 दोनों लाइक चार्जेस हैं तो फोर्स होगा रिपल्सन का, और अगर अनलाइक चार्जेस हैं तो फोर्स होगा अट्रैक्शन का। बेसिकली ये दोनों पॉइंट चार्जेस हैं, स्टेशनरी चार्ज हैं। तो यहां अप्लाई होने वाला जो रिपल्सिव या अट्रैक्टिव फोर्स है, नंबर वन, एक तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा the product of magnitude of these charges Q1 और Q2। सेकंड, ये फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा दोनों चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर की। अगर हम दोनों को कंबाइन करते हैं तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। जैसा कि हम सभी को पता है बच्चों कि जब ये प्रोपोर्शनल साइन रिमूव किया जाता है तो हम यहाँ एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट लेंगे K, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ K क्या है? प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है। और ये प्रोपोर्शनल कांस्टेंट की वैल्यू यहां बच्चों K की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। यहां एप्सिलॉन 0 परमिटिविटी है फ्री स्पेस की, ये हम आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि परमिटिविटी क्या होती है। और ये प्रोपोर्शनल कांस्टेंट K की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। अगर मैं बात करें इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू की, तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। तो ये है कूलॉम्स लॉ, यानी कि कूलॉम्स लॉ इंटरेक्शंस बताता है कि दो चार्जेस के बीच का इंटरेक्शंस क्या होगा, इनके बीच अप्लाई होने वाला फोर्स रिपल्सिव भी हो सकता है, अट्रैक्टिव भी हो सकता है, लेकिन उस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो कूलॉम्स लॉ ने बताया कि ये फोर्स एक तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, द मैग्नीट्यूड ऑफ जो चार्जेस का प्रोडक्ट आपका आएगा Q1 Q2, लेकिन इनके बीच की जो डिस्टेंस है R, उसके स्क्वायर का रेसिप्रोकल होगा। आगे इसी में अगर हम देखते हैं, आप इस कूलॉम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो अगर हम बात करें कूलॉम्स लॉ
वेक्टर फॉर्म में, तो कूलॉम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में हम कैसे, कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो बच्चों अभी हमने ये कूलॉम्स लॉ के बारे में सीखा है, अब हम देखते हैं कि कूलॉम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं किस टाइप से। आप जैसा कि नोट्सों में भी देख सकते हैं कि कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म में अभी हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे कूलॉम्स लॉ को। तो थोड़ा देखते हैं। कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलॉम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में किस टाइप से, यहां हमने लिया कि चार्ज पार्टिकल हैं हमारे पास, ये दो रेस्ट चार्ज हैं, पॉइंट चार्ज Q1 से r डिस्टेंस पर सेकेंड पॉइंट का चार्ज आपका Q2 और उनके बीच की डिस्टेंस हमने ली है r। जब हम वेक्टर फॉर्म की बात करते हैं तो वेक्टर फॉर्म में हमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन की भी रिक्वायरमेंट होती है, तो हम ये लेकर के चलेंगे कि जो चार्ज Q1 है, इस चार्ज Q1 पर चार्ज Q2 के द्वारा जो अप्लाई किया गया फोर्स होगा, अब क्योंकि फोर्स होगा यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स होगा, दोनों सिमिलर चार्जेस हैं, तो हमने लिया कि पॉइंट चार्ज Q1 पर Q2 के द्वारा अप्लाई किया गया फोर्स F12 वेक्टर, और चार्ज Q2 पर Q1 के द्वारा अप्लाई किया गया फोर्स F21 वेक्टर। अब अगर इनकी डायरेक्शन हम देखेंगे तो Q1 चार्ज पे जो अप्लाई होने वाला फोर्स है F12 वेक्टर, यहां क्योंकि डिस्टेंस हम लेंगे 2 से 1 की तरफ, यानी कि R21, और इधर इसके लिए R12। अगर हम डिस्टेंस की बात करते हैं तो सबसे पहले अगर हम इस चार्ज पार्टिकल 1 पे चार्ज Q1 पर Q2 के द्वारा जो अप्लाई किया गया फोर्स है F12 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, क्योंकि दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, R है, और डायरेक्शन क्या हो जाएगी, R21 कैप, R21 कैप। ये भी यहां बच्चों देखने वाली बात है कि फोर्स F12, क्योंकि हम चार्ज Q1 पर फोर्स अप्लाई हो रहा है Q2 के द्वारा, और इसकी जो हम डिस्टेंस लेंगे वो डायरेक्शन जो होगी वो 2 से 1 की तरफ होगी, यानी कि R21 कैप। सिमिलरली F21 अगर आप निकालेंगे, F21 वेक्टर मींस चार्ज पार्टिकल 2 पर चार्ज पार्टिकल Q1 के द्वारा अप्लाई किया गया फोर्स F21 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इंटू R12 कैप। यहां आप देखेंगे कि 21 है और यहां डायरेक्शन क्या होगा, R12 कैप। तो इस प्रकार से आप कूलॉम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कूलॉम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म है। तो यहां अगर हम देखें बच्चों कि इस कूलॉम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिखने का इंपॉर्टेंस क्या है, यहां क्या हमें इससे कोई चीज और भी पता चल सकता है। तो अगर हम इनके इंपॉर्टेंस की बात करें तो कूलॉम्स लॉ को अगर हम वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो यहां हमें दो चीजें पता चलती हैं। एक तो बेटा आप यहां देख रहे होंगे बच्चों कि F12 वेक्टर और F21 वेक्टर दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में सेम है, बस इनकी डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, यानी कि F12 वेक्टर इक्वल टू
F21 वेक्टर। मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये तो हमने 11th क्लास में पढ़ा है बेटा। बच्चों 11th क्लास में हमने क्या पढ़ा है इसको, ये तो न्यूटन का थर्ड लॉ है, एक्शन रिएक्शन लॉ। तो यहां हमें एक चीज क्लियर हुआ कि कूलॉम्स लॉ न्यूटन के थर्ड लॉ को ओबे करता है। तो न्यूटन का थर्ड लॉ है एक्शन रिएक्शन लॉ, उसको ये कूलॉम्स लॉ ओबे कर रहा है। सेकंड पॉइंट क्या है, यहां जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो एक लाइन ज्वाइनिंग, दोनों चार्ज पार्टिकल्स को जो लाइन ज्वाइन किए हुए हैं उनके अलोंग में ये फोर्स काम कर रहा है। तो यहां से हम ये कह सकते हैं, हमें ये पता चला वेक्टर फॉर्म की हेल्प से कि कूलॉम्स लॉ सेंट्रल फोर्स है। कैसा फोर्स है बच्चे, सेंट्रल फोर्स, क्योंकि सेंट्रल फोर्स क्या होता है, जो किन्हीं दो पार्टिकल्स को, जो लाइन ज्वाइनिंग है पार्टिकल्स की, उनके अलोंग में अगर फोर्स लगता है तो वो क्या है, सेंट्रल फोर्स है। ये आप अपने नोट्स मेंटेन करने के लिए नोट्स में भी आप ये चीज देख सकते हैं कि कूलॉम्स लॉ जो वेक्टर फॉर्म में हमने लिया है, उसके बाद ये फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1, ये सारा कुछ मैं पीछे आपको बता चुका हूं। तो यहां मैंने एक नोट मेंशन किया है, तो इस नोट में क्या है बेटा, जो फर्स्ट पॉइंट है बच्चों, इंपोर्टेंस ऑफ वेक्टर फॉर्म। यहां हमें पता चला, पहला पॉइंट हमें क्या पता चला कि कूलॉम्स, ये जो कूलम्बियन फोर्स है ओबे न्यूटन्स थर्ड लॉ, F12 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस के F21 वेक्टर। सेकंड पॉइंट, इट इज सेंट्रल फोर्स, सेंट्रल फोर्स। और एक तीसरा पॉइंट क्या है बच्चों, कि कूलम्बियन फोर्स एक्ट ओवर एन एनॉर्मस रेंज ऑफ सेपरेशन, यानी कि कूलम्बियन फोर्स आपका न्यूक्लियर डायमेंशन, जो आपकी न्यूक्लियर डायमेंशन है वहां से लेकर के आपका मैक्रोस्कोपिक डिस्टेंस तक, यानी कि लार्ज S10⁻18 मीटर तक काम करता है। आगे हमने कूलॉम्स लॉ के बारे में सीख लिया है, हमने कूलॉम्स लॉ का जो वेक्टर फॉर्म रिप्रेजेंट किया उसका इंपोर्टेंस हमने देख लिया है। अब अगर हम इसी के साथ देखें कि कूलॉम्स लॉ की लिमिटेशंस क्या हैं, क्योंकि बच्चों हर किसी चीज की एक लिमिटेशंस भी है, तो ऐसा नहीं है कि कूलॉम्स लॉ हर जगह अप्लाई होगा, इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। उनमें क्या है, अगर आप ये देखते हैं कि लिमिटेशंस ऑफ कूलॉम्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल इन ऑल सिचुएशंस। कूलॉम्स लॉ को आप सभी सिचुएशंस में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इट इज वैलिड ओनली अंडर फॉलोइंग कंडीशंस। वो कंडीशंस कौन कौन सी हैं, आइए देख लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन, द इलेक्ट्रिक चार्ज मस्ट बी एट रेस्ट। कूलॉम फोर्स के लिए हमारे जो चार्ज पार्टिकल हैं, ये पहली कंडीशंस हैं कि वो रेस्ट में होने चाहिए, क्योंकि अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है तभी कूलॉम फोर्स काम करेगा। सेकंड पॉइंट है कि द इलेक्ट्रिक चार्ज मस्ट बी पॉइंट चार्ज। ये क्या होना चाहिए, पॉइंट चार्ज होना चाहिए। इसका मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब है कि जो एक्सटेंशंस है चार्ज की वो मस्ट बी मच स्मॉलर देन द सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस, यानी कि चार्जेस की जो एक्सटेंशन है वो चार्जेस के बीच का जो सेपरेशन है उससे क्या होना चाहिए, मच स्मॉलर, उससे कम होना चाहिए। थर्ड पॉइंट क्या है कि द सेपरेशन बिटवीन द चार्ज मस्ट बी ग्रेटर देन द न्यूक्लियर साइज ऑफ एटम। यहां पे क्या है कि जो एटम का न्यूक्लियर साइज है, एटम का न्यूक्लियर साइज हमको मालूम है कि 10 की पावर जो माइनस के 15 मीटर, यहां मतलब इससे सेपरेशन ज्यादा होना चाहिए। आर की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन होनी चाहिए 10 की पावर माइनस के 15 मीटर से। तो बच्चों ये आप देख चुके हैं कि कूलॉम्स लॉ की लिमिटेशंस भी आपने पढ़ लिया है। आगे अगर हम देखते हैं तो एक वर्ड जो बच्चों बीच में यूज हुआ था, परमिटिविटी। जब हमने पीछे कूलॉम्स लॉ में परमिटिविटी एप्सिलॉन 0, वो परमिटिविटी क्या थी, फ्री स्पेस की थी। तो यहां अगर हम देखें कि परमिटिविटी क्या है,
एप्सिलॉन जीरो क्या है? तो बच्चों परमिटिविटी इज ए प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम। परमिटिविटी मीडियम की प्रॉपर्टी है। किसकी प्रॉपर्टी है? मीडियम की प्रॉपर्टी है। परमिटिविटी मीडियम की प्रॉपर्टी है जो क्या डिटरमाइन करती है? इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्ज सिचुएटेड इन दैट मीडियम। यानी कि परमिटिविटी ही डिटरमाइन करती है कोलंबियन फोर्स को कि किसी मीडियम में अगर दो चार्ज पार्टिकल रखे हैं तो उनके बीच कितना कोलंबियन फोर्स लगेगा। कहीं ना कहीं ये परमिटिविटी उस चीज को अफेक्ट करती है। इसी के साथ आता है फिर जैसे फ्री स्पेस की परमिटिविटी है एप्सिलॉन जीरो। अगर फ्री स्पेस ना होकर हमारा मीडियम है, कोई अदर मीडियम है लाइक वाटर है, ऑयल है, चार्ज पार्टिकल वाटर में है या ऑयल में है, XYZ कोई भी मीडियम हो सकता है, तो फिर परमिटिविटी होता है एप्सिलॉन, जिसे हम रिलेटिव परमिटिविटी भी बोलते हैं। तो यहां डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को आप कैसे समझ सकते हैं? अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की हम बात करते हैं तो एप्सिलॉन जीरो है बच्चे परमिटिविटी फ्री स्पेस की। अगर फ्री स्पेस नहीं है तो कोई मीडियम है तब परमिटिविटी हम क्या लेंगे? एप्सिलॉन। अब फॉर एग्जांपल आप ये लेकर के चलें, हमारे पास दो चार्ज पार्टिकल हैं Q1 Q2, इनके बीच का सेपरेशन हमने वो R लिया। अगर हम कूलम्ब फोर्स निकालते हैं, अभी हमने निकाला था, अगर हम फ्री स्पेस में ये निकालते हैं, अगर हम वैक्यूम की बात करें, फ्री स्पेस की बात करें, तो F0 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब यदि ये चार्ज पार्टिकल वैक्यूम में ना होकर किसी मीडियम में सिचुएटेड हो तो फिर कूलम्ब फोर्स क्या होगा? फिर आपका कोलंबियन फोर्स होगा Fm इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो अभी हम बात कर रहे थे रिलेटिव परमिटिविटी की। अगर हम इन दोनों का रेशो निकालते हैं, यानी कि K कप्पा इसको बोलते हैं K इज इक्वल टू Fm अपॉन Fm0। इसमें रिलेटिव परमिटिविटी को क्योंकि यहां अगर हम देखें K इज इक्वल टू बेटा आपका K यानी कप्पा इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आपकी रिलेटिव परमिटिविटी या फिर हम इसे कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अभी आएगा कैसे? अगर आप ये रेशो अगर हम निकालते हैं, यानी आप यही देख लीजिए कि अगर आप वैक्यूम में जो कोलंबियन फोर्स है उन्हीं चार्ज पार्टिकल्स को अगर आप किसी मीडियम में रखते हैं तब जो कोलंबियन फोर्स आता है, अगर आप इनका रेशो निकालते हैं तो ये रेशो ही आपका क्या होगा? K कप्पा डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्योंकि आप देखें ये सारा क्रॉस 4 पाई, तो जब आप यहां रिमूव करेंगे तो ये कप्पा इज इक्वल टू एप्सिलॉन कहां जाएगा? ऊपर अपॉन एप्सिलॉन जीरो। तो यहां से मीडियम की जो परमिटिविटी होगी एप्सिलॉन इज इक्वल टू कप्पा एप्सिलॉन जीरो। अब यहां पे बच्चों एक चीज और ध्यान देने वाली है कि इस कप्पा की जो वैल्यू होती है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। यानी कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो कप्पा है ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी और एक इंटीजर फॉर्म के हमेशा क्या होगा? एक इंटीजर फॉर्म में होगा। एक तो पॉजिटिव और एक इंटीजर, यानी कि के की वैल्यू 1 2 4 एंड सो ऑन, कुछ भी XYZ होगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल वाटर के लिए
आप लोग पढ़ेंगे कि वाटर के लिए ये जो रिलेटिव परमिटिविटी है कप्पा वो होता है 80। क्या होता है बच्चों? 80। तो यही चीजें अगर हम देखें कि आज के इस लेक्चर में जो हमने देखा है, अगर एक बार हम फिर से रिव्यू इसका लेते हैं तो आज हमने क्या क्या चीजें डिस्कस की हैं, तो आप वो देख सकते हैं कि आज की इस वीडियो में हमने कूलॉम्स लॉ हमने देखा। आप यहां से अपने नोट्स भी मेंटेन कर सकते हैं। कूलॉम्स लॉ के बाद फिर हमने कूलॉम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में हमने यहां पढ़ा है। वेक्टर फॉर्म के बाद फिर हमने इंपोर्टेंस देखे हैं कि कूलॉम्स लॉ का जो वेक्टर फॉर्म है उसका इंपोर्टेंस क्या है। इंपोर्टेंस के बाद फिर हमने बात की है कूलॉम्स लॉ के लिमिटेशंस की। लिमिटेशंस के बाद क्योंकि कूलॉम्स लॉ में एक वर्ड आया है परमिटिविटी एप्सिलॉन 0, फिर हमने परमिटिविटी के बारे में यहाँ देखा है कि परमिटिविटी है क्या, वो चीज हमने यहाँ सीखी है। उसके बाद हमने रिलेटिव परमिटिविटी कहें या फिर आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वो चीजें हमने देखा है कि क्या है द रेशो ऑफ द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस प्लेस्ड सम डिस्टेंस अपार्ट इन द फ्री स्पेस टू द फोर्स बिटवीन द सेम चार्ज व्हेन दे प्लेस्ड इन एनी मीडियम। यानी जब उन्हीं चार्ज पार्टिकल्स को एक बार फ्री स्पेस में रखा एक बार मीडियम में, तो उनका जो ये रेशो है ये आपका क्या है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर रिलेटिव परमिटिविटी कप्पा। इसको हम ऐसे भी लिख लेते हैं, ये स्मॉल के भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं कुछ बुकों में, या फिर ये कप्पा। तो एफ वी ए यानी ये वैक्यूम के लिए है, ये मीडियम के लिए है। ये हमने जब सॉल्व किया तो k इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बच्चों सीखेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशंस। इस चैप्टर का जो नेक्स्ट टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशंस, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और कूलॉम्स लॉ से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशंस जो हम पढ़ लेंगे, तो उसके बाद फिर हम इसके न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।